यह कहानी है सुंदरवन जंगल की, जो दिखने में बहुत ही सुंदर हुआ करता था। वहाँ के जानवर और पक्षी हंसी खुशी खेती और बाकी काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक हैंडपंप था। वह हैंडपंप जंगल के सभी वासियों की जीवन रेखा था। जंगल के सभी जानवर वहीं से पानी पीकर जाया करते। पक्षी उसी हैंडपंप से पानी भरकर लाते। एक दिन की बात है। हरियाली रात में अपनी बहन से मिलकर सुंदरवन जंगल आ रही थी। तभी जंगल के हैंडपंप के पास उसका रास्ता भोलू, बाज और कालू रोक लेते हैं। कहाँ जा रही हो हरियाली? जरा यहाँ भी तो देखो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन कितना सूना सूना लगता है। हाँ भोलू बॉस, आज तो हरियाली को बात करनी ही पड़ेगी। क्या कहती हो हरियाली? भोलू की बात का जवाब दो। मुझे जाने दो। मुझे तुम में से किसी से कोई बात नहीं करनी है। मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे घर जाना है। बहुत रात हो गई है और माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अरे कहाँ जा रही हो? हमें भी ले चलो साथ में। यूं ही हरियाली को परेशान करते हुए भोलू और कालू धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। हैंडपंप के पास पानी गिरे होने की वजह से हरियाली का पैर फिसल जाता है और उसका सर हैंडपंप की दीवार से जा लगता है। गिरते ही हरियाली की मौत हो जाती है। चारों तरफ खून के छींटे गिरे हुए थे। भोलू और कालू यह देख वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन हैंडपंप से पानी लेने झिलमिल काकी आती है। अरे ई का है? ये तो कोई पक्षी मर गया है रे। अरे ई का हो गया? ई तो हरियाली बिटिया है। सुनो पक्षियों, देखो हरियाली बिटिया हैंडपंप से टकराकर मर गई। काकी के चिल्लाते ही सारे पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? लगता है रात में कुछ ना दिखने के कारण हैंडपंप की दीवार से टकराकर हरियाली बिटिया की मौत हो गई है। सभी ने हरियाली को हैंडपंप के पास ही जमीन के नीचे दफना दिया। हरियाली के मरने के कुछ दिन बाद हैंडपंप के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। हैंडपंप से रात में अजीब आवाज़ आती। अपने आप हैंडपंप चलता, जिसमें पानी की जगह खून की धाराएं बहती। यह देख जंगल के सभी पक्षी डर जाते हैं और रात में कोई भी हैंडपंप के पास जाने से डरने लगा। इसलिए सभी दिन में ही पानी भरकर अपने घर में रख लिया करते। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा। कालू कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही हूँ, जल्दी आओ। अरे मुझे कौन बुला रहा है इतनी रात में? लगता है कोई हसीना है जो मुझे अपनी ओर खींचे चली जा रही है। अरे ये क्या, मेरी तो बोतल भी ख़त्म हो गई। कैसा जंगल है, सूरज ढला नहीं कि सभी अपने घरों में चले जाते हैं। बोतल खरीदने के लिए भी बाजार बंद हो गया है। कालू, और कितना समय लगाओगे? आओ ना, मेरी रूह तुम्हें दिल से बहुत याद कर रही है। आज तो लगता है बोतल नहीं, ये मेरी प्यास बुझाएगी। चलो जाकर देखता हूँ किस हसीना की रूह मेरे लिए तड़प रही है। कालू आवाज़ के पीछे पीछे जाता है और उसी हैंडपंप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, अब ये आवाज़ बंद क्यों हो गई? हसीना, ओ हसीना, कहाँ गई तुम? कालू की आवाज़ से हरियाली हैंडपंप से बाहर आ जाती है। ये रही तेरी हसीना। तुम दोनों मुझे उस दिन यहाँ तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। मैं चिल्लाती रही, पर तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। मैं उस वक्त जिंदा थी। अगर तुमने उस वक्त मेरी मदद की होती तो मैं आज जिंदा होती, पर तुम दोनों वहाँ से भाग गए। आज मैं तेरी जान लेकर अपने मन को शांत करूँगी। नहीं नहीं हरियाली, उस दिन हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। हमें नहीं पता था तुम मर जाओगी। तुम्हारा बहता खून देखकर हम डर गए थे, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ़ कर दो हरियाली। हरियाली एक झटके में कालू की खोपड़ी उसके शरीर से अलग कर देती है। अगले दिन, अरे यह क्या? यह किसका शरीर इस हैंडपंप के पास पड़ा है और इसका सर कहाँ है? वो देखो,
वो तो कालू है। इसका सर सेब की तरह पेड़ से क्यों लटक रहा है? लगता है कल रात हैंडपंप की चुड़ैल ने एक और शिकार कर लिया है। हे भगवान, जल्दी से पानी भरो गौरी, हमें घर चलना चाहिए। आए दिन हैंडपंप की चुड़ैल का खौफ बढ़ता ही चला गया। अब हर रोज रात में कोई ना कोई जानवर गायब होने लगा, जिसकी लाश सुबह हैंडपंप के पास मिलती। रात में अब कोई भी पक्षी बाहर नहीं घूमता। एक दिन, रानो, पानी की समस्या हो गई है। मेरे घर पर पानी खत्म हो गया है। अब मैं कैसे हैंडपंप तक जाऊं? मौसी, आज रात के लिए तो पानी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर कल सुबह तुम हैंडपंप से पानी ले आना। अगली सुबह सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं। जंगल के सारे पक्षी हैंडपंप की चुड़ैल से डरे हुए हैं। अगर सभी पक्षी और जानवर उस चुड़ैल का शिकार हो गए तो जंगल खाली हो जाएगा। हमें हैंडपंप की चुड़ैल का कुछ करना होगा। हाँ काकी, हम क्या करें? वरना जितनी स्पीड से चुड़ैल पक्षियों को मार रही है, जल्दी ही जंगल खाली हो जाएगा। हम सभी मिलकर झंडू बाबा के पास चलते हैं। वही अब हमें कोई टोटका बताएंगे इस हैंडपंप की चुड़ैल से बचने का। अपनी सूझबूझ से सभी झंडू बाबा के पास जाते हैं। बाबा, अब आप ही हमारी नैया पार लगा सकते हो। जंगल में हैंडपंप चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। आए दिन वह किसी न किसी पक्षी या जानवर को मार कर खा जाती है। सुबह उसकी लाश हैंडपंप के पास और सर हवा में लटकता हुआ नजर आता है। सभी की बात सुनकर झंडू बाबा ध्यान लगाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं, वह चुड़ैल ऐसे ही नहीं जाएगी। इस जंगल से उसकी आत्मा एक बलि और चाहती है। सभी बाबा की बात से हैरान हो जाते हैं और बाबा से उसकी वजह पूछते हैं। वह उसकी आखिरी बलि होगी। आज से कुछ महीने पहले वहाँ से हरियाली गुजर रही थी। उसे भोलू और कालू ने परेशान किया, जिसके कारण वह वहीं तड़प तड़प कर मर गई। भोलू और कालू ने हरियाली के साथ अच्छा नहीं किया, पर झंडू बाबा, अभी तक उसने बहुत से पक्षियों की जान ली है। अगर भोलू और कालू ने गलती की है तो उसकी सज़ा बाकी पक्षियों और जानवरों को क्यों मिली? हरियाली जब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो उसने बहुत से पक्षियों और जानवरों को आवाज़ लगाई, पर किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और हरियाली ने दम तोड़ दिया। पर झंडू बाबा, हरियाली को तो हैंडपंप के पास ही हम सभी ने दफन कर दिया था, फिर उसकी आत्मा? हरियाली भोलू और कालू की बलि चाहती है। उन दोनों के कारण ही हरियाली की मौत उस हैंडपंप के पास हुई। जब तक वह अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, तब तक उसकी आत्मा उसी हैंडपंप में कैद रहेगी। मतलब जब तक भोलू नहीं मरेगा तब तक बाकी पक्षियों की मौत होती रहेगी। अच्छा है अगर भोलू इस दुनिया से चला जाए। वैसे भी उसने सभी पक्षियों के नाक में दम कर रखा है। हर बार वह किसी न किसी पक्षी के यहाँ चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। अच्छा है, उसे तो मरना ही चाहिए। जहाँ पक्षी भोलू की मौत की दुआ कर रहे थे, वहीं भोलू भी हरियाली के पास पहुँच जाता है। आज तो मौसम बहुत ही सुहाना है। आज रात को मैं पूरे जंगल में घूमकर इस सुहाने मौसम का मजा लूंगा और किसी के घर से खाना तो किसी के घर से बोतल चुराऊंगा। भोलू, कहाँ हो भोलू? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तुम अभी तक मेरे पास नहीं आए। ये क्या? ये तो हरियाली की आवाज़ है, पर वो तो मर चुकी है। फिर हरियाली की आवाज़ में मुझे कौन बुला रहा है? इतना क्या सोच रहे हो? आओ ना, मेरे पास आओ। लगता है कोई और पक्षी हरियाली की आवाज़ में मुझसे प्रैंक कर रहा है। इसे तो अभी मैं बताता हूँ। भोलू उस आवाज़ के पीछे पीछे हैंडपंप तक पहुँच जाता है। कौन है? कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है? ऐसा कहते ही हरियाली भोलू के सामने आ जाती है और कहती है, मैं आवाज़ लगा रही हूँ भोलू। तुम? हरियाली, तुम तो मर चुकी थी ना? मरकर भूत बन गई? हाँ, मैं भूत बन गई। तुम दोनों मुझे मारकर यहीं छोड़ गए और तड़प तड़प कर मैंने यही दम तोड़ दिया। कालू को मैंने उसका फल दे दिया है और अब तुम्हारी बारी है। आज तुझे मारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पालूंगी। तो कालू को इतनी बेरहमी से तुमने मारा है? मुझे छोड़ दो हरियाली,
मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो कालू ने मुझे भड़काया था तुमसे बात करने के लिए। मुझे माफ़ कर दो। हरियाली कालू की तरह ही भोलू का सर धड़ से अलग कर देती है और भोलू भी मर जाता है, जिसके बाद हरियाली को मुक्ति मिल जाती है और जंगल हैंडपंप की चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। टीनू और शीला दोनों बहनें थीं। उनके पिता ने मरते वक्त उन्हें सारी संपत्ति बराबर बांट दी थी, पर एक खेत जो दोनों के घर के बीच में था, उसका बंटवारा नहीं हो पाया। इसलिए दोनों बहनें उस खेत में कोई भी फसल नहीं उगाती। एक दिन छोटी बहन टीनू, जरा सुन तो। हाँ दीदी बोलिए। मैं कह रही थी पिताजी ने यह खेत हम दोनों को दिया है, तो क्यों ना हम दोनों इसमें फसल उगाकर और उसे बाजार में बेचकर मुनाफा कमाए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, हमें इस खेत का उपयोग करना चाहिए। वैसे भी यह खेत बहुत दिनों से बंजर पड़ा है। जब पिताजी थे तो इस खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी। उनके जाने के बाद तो यह खेत खाली ही है। पर टीनू, हम खेती किसकी करेंगे? हम हमारे खेतों में टमाटर उगाएंगे। सुना है आजकल टमाटर बहुत ही महंगे हो गए हैं। उन्हें उगाकर हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ टीनू, जो भी मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है दीदी, हम दोनों कल से ही खेत पर काम करना शुरू कर देते हैं। यह कहकर काली कौवी वहां से उड़ जाती है और दोनों बहनें घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनों ने खेत में टमाटर के बीज लगा दिए और उसमें पानी देने लगी। अरे काली, मुझे ज़रा पानी पिला दो। मेरे इस मोटे पेट से उठा नहीं जा रहा है। तुम्हें पानी की पड़ी है? वहाँ टीनू और शीला अपने पुश्तैनी खेत में सबसे महंगी सब्जी उगा रहे हैं। सबसे महंगी सब्जी? वो कौन सी है? टमाटर। वो अपने खेत में टमाटर उगा रही है। तुम तो जानते हो उसके पिता उस खेत में कितनी अच्छी खेती करते थे। उस खेत में उगी हुई सब्जियां बहुत ही गुणकारी होती है। जब वो इस दुनिया से चले गए थे तो मेरे मन को कितनी शांति थी। पता है, मेरी माँ भी उन्हीं के पास सब्जियों का ठेला लगाती थी, पर उनकी सब्जियां जंगल में कोई नहीं लेता। वही टीनू के पिता की बिना खाद वाली सब्जियों को खरीदने लाइन लग जाती थी। आज भी वही हो रहा है। अगर इन दोनों बहनों ने टमाटर की खेती की तो जंगल में सभी इन्हीं से टमाटर खरीदेंगे। तो क्या हो गया काली, खरीदने दो टमाटर। वैसे भी टमाटर के दाम सिर्फ 10 रुपए किलो ही तो हैं। कितना ही कमा लेंगी दोनों बहनें। होश में आओ कालू, टमाटर के दाम 10 नहीं 100 रुपए हैं। ओह अच्छा, शायद मैंने सब्जी वाले से गलती से 10 सुन लिया होगा। टीनू, हमने टमाटर के बीज इस खेत में उगा दिए हैं। अब हमें हर दिन इसमें पानी देना होगा। ठीक है दीदी, हम दोनों बारी बारी से हमारे इस खेत में पानी देंगे। दोनों बहनें हर दिन बारी बारी से खेत में पानी देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। फसल को पकने में अब कुछ ही समय बाकी था। टीनू, मैं किसी काम से दूसरे जंगल जा रही हूँ, तब तक तुम खेत का ध्यान रखना। शीला यह कहकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बादल के गरजने की आवाज आती है और टीनू अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है। लगता है आज बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी से खेत से पानी बाहर निकालने के लिए जगह बनानी होगी। बारिश शुरू हो जाती है। टीनू बारिश में भीगते हुए एक कुदाल लेकर पानी के बाहर निकलने के लिए टीनू ने एक जगह बना दी थी। जगह बनाने के बाद टीनू घर के अंदर चली गई। अरे ये क्या, बारिश में भीगने के कारण मुझे तो जुकाम लग गई है। शाम को शीला भी आ जाती है। अरे टीनू, तुम्हें तो जुकाम लग गई है और बुखार भी आ गया है। एक काम करो, तुम आराम करो, खेत का काम मैं संभाल लूंगी। कुछ दिनों तक शीला खेत का काम संभालती रही और टीनू बिस्तर पर बीमार थी। क्या बात है शीला, आजकल अकेली ही काम कर रही हो खेत में? टीनू कोई काम नहीं करवाती क्या? हाँ काली कवि, टीनू की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसलिए मैं ही खेत का सारा काम करती हूँ।
कुछ ही दिनों में फसल भी पककर तैयार हो जाएगी, तो काम भी बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब मेहनत करो तुम और फल खाए तुम्हारी बहन। सही फायदा उठा रही है छोटी होने का। क्या मतलब है काली? तुम्हारे पिता ने ये जमीन तुम दोनों बहनों को बराबर बांटी थी ना? फिर तुम इसमें काम करो और फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उसे तुम दोनों बराबर बांट लो। भला ये कैसा हिसाब हुआ? मेहनत के हिसाब से तो तुम्हें ही ज्यादा फल मिलना चाहिए। नहीं काली, टीनू ने भी इस खेत में उतनी ही मेहनत की है जितनी कि मैंने। वो तो बारिश में भीगने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह काम नहीं कर पा रही। मुझे क्या, मैं तो सिर्फ तुम्हें सही गलत का अंदाजा बता रही थी। तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का कम ही मुनाफा लेना है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। चलो, मैं चलती हूँ। शीला के मन में यह बात डालकर काली वहाँ से चली जाती है। काली के जाने के बाद शीला काली की बातों के बारे में सोचने लगती है। काली कह तो सही रही थी, मैंने खेत में टीनू से ज्यादा मेहनत की है और इस हिसाब से मुनाफा भी मुझे ही ज्यादा होना चाहिए। कुछ दिनों में फसल काट के जो भी मुनाफा होगा उसका ज्यादा हिस्सा मैं लूंगी और बाकी कम हिस्सा मैं टीनू को दूंगी। कुछ दिनों बाद खेत में फसल खिल उठती है। टमाटर अब पक चुके थे। टीनू की तबीयत भी ठीक हो जाती है। दोनों बहनें टमाटर तोड़कर इकट्ठा कर लेती हैं और बाजार में उन्हें बेचने चली जाती है। बाजार में टमाटर बेचकर उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। पैसे लेकर दोनों घर आती है। यह लो टीनू, तुम्हारे हिस्से के 500 रुपए। पर दीदी, हमें तो पूरे 5000 रुपए का मुनाफा हुआ है ना। मैंने हमारे खेत में तुमसे ज्यादा मेहनत की है। खेत में पानी डालना, बीज डालना, खेत की रखवाली करना, तुम तो अपनी तबीयत खराब करके बैठी थी। ये फसल मेरी मेहनत का फल है, इसलिए आज के बाद जो भी टमाटर हमारे खेत में आएंगे उसमें से कम हिस्सा तुम्हारा होगा और ज्यादा हिस्सा मेरा। शीला की यह बात सुनकर टीनू मायूस हो जाती है और अपने घर चली जाती है। शीला के दिए उन चंद रुपयों से अब टीनू का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। वहाँ शीला फसल से हुई कमाई से झोपड़ी से एक पक्का घर बनवा लेती है। शीला को मैंने जब से सलाह दी है, ये तो हर दिन कुछ ना कुछ खरीद कर मुझे जलाती रहती है। कभी कभी तो लगता है मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्यों इतना सोचती हो काली? जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी हम कुछ भी कर ले, हमारे हिस्से कभी मुनाफा आता ही नहीं है। जाओ जाओ, अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। दिन भर दिन टीनू की हालत खराब होती चली जाती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर टीनू के पिता शीला के सपने में आते हैं और कहते हैं, शीला, टीनू की ऐसी हालत तुम्हारे कारण हुई है। जाओ और उससे माफी मांगो। माफी? भला मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि तुमने टीनू का हक उससे छीना है। मैंने टीनू का कोई हक नहीं छीना है बाबा। उसने जितनी मेहनत की उसे उतना ही मुनाफा दिया गया है। नहीं शीला, उस दिन अगर टीनू ने खेत के रास्ते नहीं खोले होते तो आज तुम इतने बड़े घर की मालकिन नहीं होती। सारी फसल पानी के कारण बर्बाद हो चुकी होती और तुम्हें कोई भी मुनाफा नहीं होता। जाओ बेटी और टीनू से माफी मांगो और उसका सही हिस्सा उसे दो। शीला के पिता उसे उस दिन की पूरी कहानी बताते हैं, जिसके बाद शीला की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी बहन टीनू के पास जाकर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टीनू, मैं नहीं जानती थी आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे कारण हूँ। सपने में बाबा ने आकर मुझे सब सच बता दिया है। आज से हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। आज से हमारा कोई बंटवारा नहीं है। इस खेत से जो भी रुपए आएंगे वो हम दोनों के होंगे। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। उस दिन के बाद टीनू और शीला दोनों बहनें बहुत ही प्रेम से रहने लगी। उन्हें खुश देखकर उनके पिता भी बहुत खुश होते हैं। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरे ठेले को किसने बर्बाद किया? यह मेरे साथ क्या हुआ? रानू की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली जीतल मौसी आती है। क्या हुआ रानू? इतनी देर से किसे आवाज लगा रही हो और तुम रो क्यों रही हो?
और तुम इतना परेशान क्यों हो? रानो टीनू मौसी को सारी कहानी बताती है, जिससे टीनू मौसी कहती है, हे भगवान, ये कैसा दौर आ गया है। कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बेचारी हमारी रानो अपनी मेहनत से अपना छोले भटूरे का ठेला लगाती थी और अब उसकी सफलता किससे नहीं देखी गई। ये तो बहुत बुरा हुआ रानो, पर तुम हिम्मत मत हारना। मौसी की बात सुनकर रानो को हिम्मत मिलती है। सुंदरवन जंगल में रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचने का काम किया करती थी। वह छोले भटूरे इतने स्वाद बनाती कि दूसरे जंगल से भी लोग उसके पास छोले भटूरे खाने आते। वह छोले का मसाला खुद ही कूटकर बनाया करती। जंगल में हर रोज वह ठेले पर छोले भटूरे बेचा करती। एक दिन रानो छोले भटूरे बेचकर घर जा रही होती है कि तभी हरियाली आती है। रानो, आज छोले भटूरे खत्म हो गए हैं क्या? मैं तो मेरी बहन को तुम्हारे पास छोले भटूरे खिलाने लाई थी। मेरी बहन शहर के जंगल से आई है स्पेशल तुम्हारे बनाए छोले भटूरे खाने। माफ करना हरियाली, आज छोले भटूरे जल्दी खत्म हो गए। मैं कल जरूर तुम्हें छोले भटूरे खिलाऊंगी। हरियाली दीदी, यह चिड़िया तो बहुत घमंडी है। इसके छोले भटूरे की तारीफ कर करके देखो इसे कितना घमंड हो गया है। नहीं स्वीटी, रानो को अपने छोले भटूरे का कोई घमंड नहीं है। वो तो उसके छोले भटूरे खत्म हो गए होंगे, इसलिए हमें मना कर रही थी। हरियाली स्वीटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन दोनों रानो के ठेले पर आती हैं। हमारे लिए जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दो। हाँ स्वीटी, मैं अभी 2 प्लेट छोले भटूरे लगाती हूँ। रानो छोले भटूरे की प्लेट बनाकर हरियाली और स्वीटी को दे देती है, जिसे खाकर हरियाली कहती है, भाई वाह, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है। तुम इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हो कि क्या बताऊं। भाई मज़ा आ गया। स्वीटी, तुम भी बताओ कैसे बने हैं छोले भटूरे? ठीक ही बने हैं दीदी। दोनों वहाँ से घर आ जाती है। हरियाली दीदी, रानो ऐसा क्या डालती है छोले भटूरे में जो लोग इतना पसंद करते हैं? मैं सोच रही थी मैं भी ऐसा कुछ काम शुरू कर दूं। हाँ स्वीटी, तुम भी ऐसा काम कर सकती हो। यह काम आसान बहुत है, पर चलेगा उसी का जो अच्छा खाना बनाकर दूसरों को खुश कर सके, जैसे रानो करती है। तुम कहो तो मैं रानो से बात करूं? नहीं दीदी, मुझे रानो की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से कुछ अच्छा बनाकर बेचूंगी। ठीक है स्वीटी, पर तुम बेचोगी क्या? मैं भी रानो की तरह आलू पूरी बेचूंगी। आप देखना, मेरे बनाए आलू पूरी सभी पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। अगले दिन से स्वीटी भी अपना आलू पूरी का ठेला रानो के पास ही लगा लेती है। देख स्वीटी, मन लगाकर काम करना, वरना तेरे इस ठेले पर लगाए पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तुम डरो मत दीदी, मैं जंगल में धूम मचा दूंगी। शाम हो जाती है। स्वीटी अपने आलू पूरी का ठेला लेकर बैठी रही, पर कोई भी ग्राहक स्वीटी के पास नहीं आया। आता भी कैसे? रानो के मशहूर छोले भटूरे के सामने स्वीटी का ठेला फीका पड़ गया। शाम को रानो स्वीटी के पास आती है और कहती है, स्वीटी, तुम निराश मत हो, तुम्हारा ठेला भी जल्द ही चल पड़ेगा। आज पहला दिन था। जब तुम्हारे आलू पूरी का स्वाद सभी पक्षियों की चोंच में जाएगा, तब तुम भी बहुत अच्छा व्यापार करोगी। मुझ पर हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम अपने मन ही मन में बहुत खुश हो, पर देखना, मेरा ठेला भी जल्द ही आसमान की ऊंचाइयाँ छुएगा और तुम अपने ठेले पर मक्खियाँ मारोगी। स्वीटी रानो को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, रानो, 1 प्लेट छोले भटूरे बना दो। आज तो बहुत भूख लग रही है। क्या पता आज मैं 1 प्लेट छोले भटूरे एक्स्ट्रा खा जाऊं। हाँ कालू, मैं अभी तुम्हारे लिए 1 प्लेट छोले भटूरे बनाती हूँ। अरे कालू भैया, कहाँ हर रोज छोले भटूरे खाओगे? यहाँ आओ, कभी आलू पूड़ी भी चख कर देख लो। स्वाद ना आए तो कहना। हाँ कालू, स्वीटी आलू पूड़ी बहुत स्वाद बनाती है। तुम आज आलू पूड़ी खाकर देखो। ठीक है रानो, तुम कह रही हो तो आज आलू पूड़ी खा लेता हूँ। कालू स्वीटी के पास जाता है और आलू पूड़ी खाने लगता है। क्या हुआ कालू, कैसे लगे मेरे बनाए आलू पूड़ी? आलू तो ठीक है,
पर पूड़ियाँ बहुत ही ठंडी है। रानो की तरह तुम भी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तेल से उतारोगी तो आलू पूड़ी खाने में मज़ा आए। ऐसी ठंडी आलू पूड़ी कैसे अच्छी लगेगी, तुम ही बताओ। खैर रहने दो, ये लो तुम्हारी आलू पूड़ी के पैसे। कालू आलू पूड़ी में नुक्स निकालकर वहाँ से चला जाता है। मैं हर रोज इतनी स्वादिष्ट आलू पूड़ी बना रही हूँ, फिर भी पक्षी मेरे बनाए आलू पूड़ी की बजाय उस रानो के बनाए छोले भटूरे खाने जाते हैं। अपनी सोच विचार से स्वीटी कुछ गुंडों को हायर कर लेती है और गुंडे जाकर रानो के ठेले को तोड़ देते हैं और छोले भटूरे बनाने का सामान भी फेंक देते हैं। आज के बाद यह रानो जंगल में ठेला लगाने लायक नहीं रहेगी। चलो। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरे ठेले को किसने बर्बाद किया? यह मेरे साथ क्या हुआ? रानो की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली झीलमिल मौसी आती है। क्या हुआ रानो? इतनी देर से किसे आवाज लगा रही हो और तुम रो क्यों रही हो और तुम इतना परेशान क्यों हो? रानो टीनू मौसी को सारी कहानी बताती है, जिससे टीनू मौसी कहती है, हे भगवान, ये कैसा दौर आ गया है। कोई भी किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बेचारी हमारी रानो अपनी मेहनत से अपना छोले भटूरे का ठेला लगाती थी और अब उसकी सफलता किससे नहीं देखी गई। ये तो बहुत बुरा हुआ रानो, पर तुम हिम्मत मत हारना। मौसी की बात सुनकर रानो को हिम्मत मिलती है, और कब तक वह बिना छोले भटूरे के रह पाती। अब तो हर रोज कोई ना कोई पक्षी उसके घर उसकी खैर खबर पूछने आया करता। एक दिन, क्या हुआ रानो? कई दिनों से तुम जंगल में ठेला नहीं लगा रही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जंगल में ठेला लगाना तो मेरा हर रोज का काम है रॉकी, पर मेरे पास अब छोले भटूरे बनाने के लिए ना बर्तन बचा है और ना उन्हें बेचने के लिए ठेला। कुछ बदमाशों ने मेरे ठेले को तोड़ दिया और बर्तन अपने साथ ले गए। मैं गरीब अब कहाँ से इतना खर्चा उठा पाऊंगी, इसलिए मैंने ठेला नहीं लगाया। रानो रॉकी कबूतर को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर वह कहता है, तुम फिक्र मत करो रानो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। रॉकी यह कहकर वहाँ से चला जाता है और शाम को सभी पक्षियों से सलाह करता है। रानो ने सभी पक्षियों को बहुत स्वादिष्ट छोले भटूरे खिलाए हैं। आज वह परेशानी की घड़ी में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई रॉकी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कई दिनों से यही कहने की सोच रहा था, पर कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हम सभी रानो की मदद करेंगे। इसके बाद रानो के हाथ के बने स्वादिष्ट छोले भटूरे हर दिन खाने को मिलेंगे। मेरे पास मेरे मरे हुए पति का एक ठेला है, जिस पर वह सब्जियां बेचा करता था। मैं ठेला रानो को दे सकती हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, जो मेरी दादी इस्तेमाल करती थी, तब से वह यूं ही रखी हुई है। मैं भटूरे के लिए कढ़ाई दे सकती हूँ। मैं कुछ रुपए दे सकता हूँ, जिससे रानो छोले भटूरे में लगने वाला सामान ला सकती है। सभी ने मिलकर रानो की मदद करने की सोची और अगले दिन सभी रानो के पास आ गए। रानो, आज से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ठेला तैयार किया है। आज से तुम उसी पर छोले भटूरे बना सकती हो और तुम्हें इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रानो, तुम्हारे ठेले को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि स्वीटी है। जलन के कारण उसने तुम्हारे ठेले को नष्ट कर दिया था, पर अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। अपने किए कारनामे से शर्मिंदा होकर वह वापस शहर के जंगल चली गई है। आज से तुम बेफिक्र होकर अपना छोले भटूरे का ठेला लगाओ और हमें स्वादिष्ट छोले भटूरे खिलाओ। रानो ठेला देख बहुत खुश होती है और सभी का धन्यवाद करती है। इसके बाद रानो हर रोज जंगल में छोले भटूरे का ठेला लगाती और अब उसके ग्राहकों की संख्या पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसा मत कहो, ये मेरा घर है। मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया है। जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। रानो बहुत आवाज लगाती है। दूर एक जंगल में एक मेहनती चिड़िया रहती थी, जिसका नाम रानो था। बचपन में उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक आम का बीज लगाया था, जिसपे अब बहुत से आम लगे हुए थे। वह हर रोज आम के पेड़ में पानी दिया करती और आम तोड़कर जंगल में इधर उधर घूमकर उन्हें बेचा करती। आम ले लो, आम,
ताज़ा ताज़ा रसीले आम, मीठे आम। अरे रानो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारे दिए आम खाए बिना मेरा दिन ही नहीं गुजरता। जल्दी से मुझे 1 किलो आम दे दो। हर दिन रानो इसी तरह जंगल में आम बेचा करती और शाम को अपने घर वापस लौटती। हे भगवान, मेरा घर तो बहुत तप रहा है। मुझे जल्दी इसका कुछ करना होगा। इतनी गर्मी में मैं इतने गर्म घर में नहीं रह पाऊंगी। मुझे दूसरा घर बनाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं किसका घर बनाऊं जिससे मुझे गर्मी ना लगे? हाँ, इस बार घास से घर बनाती हूँ। पूरी गर्मी में घास का घर ठंडा रहेगा और मैं चैन से रह पाऊंगी। यह सोचकर रानो वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे काली कवि नजर आती है और रानो काली कवि के पास जाती है। अरे रानो, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मेरा घर इतनी धूप से तप रहा है, इसलिए मुझे उसमें ठंडक करने के लिए घास डालनी होगी। मैं जंगल में घास लेने के लिए जा रही थी। घास का घर बनाने से मुझे गर्मियों में कोई परेशानी नहीं होगी और मैं घास के ठंडे घर में आराम से रह पाऊंगी। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, अगर घास को हम घर के ऊपर रखें या अंदर लगा दें तो उससे घर ठंडा रहता है। जाओ जाओ, तुम घास ले आओ। काली, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ से घास लाकर तुम भी अपने घर में लगा सकती हो। इससे तुम्हारा घर भी ठंडा रहेगा। नहीं नहीं रानो, इतनी गर्मी में मुझसे मेहनत नहीं होगी। इतनी गर्मी में अगर मैं काम करूँगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और वैसे भी कालू जी अपने घर को ठंडा रखने के लिए घास लगा ही देंगे। अभी घर जाकर मैं उन्हें यही बताने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कालू को कहो मैं जंगल में जाती हूँ घास लेने। उसके बाद रानो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है और काली कवि अपने घर चली जाती है। सुनते हो कालू जी, रानो चिड़िया अपने घर को ठंडा रखने के लिए जंगल से घास लेने गई है। हमारा घर भी बहुत गर्म रहता है। तुम भी जाओ और अच्छी घास लेकर आओ ताकि हम भी अपने ठंडे घर में रह सकें। तुम इतनी गर्मी में मुझे बाहर जाने को कह रही हो? दिखता नहीं बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अगर धूप में मुझे चक्कर आ गए तो? ऐसा क्यों कह रहे हो कालू जी? कल को गर्मी ज्यादा हो गई तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। काली, रानो चिड़िया हमारी पड़ोसी है। अगर हमारे घर में हमें गर्मी ज़्यादा लगी तो हम रानो चिड़िया के घर चले जाया करेंगे। फिर तो बारिश शुरू हो जाएगी और हम वापस अपने घर में रहने लगेंगे। हाँ कालू जी, सही दिमाग लगाया है आपने। इससे हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और गर्मी के दिन भी अच्छे से गुजर जाएंगे। वही रानो चिड़िया अपने सर पर घास लिए घर जाती है और घर के ऊपर घास लगाने लगती है। शाम तक रानो ने अपने घर की छत पर घास को चादर की तरह बिछा दिया। तभी काली कवि आती है। अरे वाह रानो, बन गया तुम्हारा घास का घर। हाँ काली कवि, मेरा घास का घर तैयार हो गया है। आओ अंदर आओ और देखो कितना ठंडा घर हो गया है अब। अरे वाह रानो, तुम्हारा घर तो सच में बहुत ठंडा हो गया है। हाँ काली, मेरी मेहनत का सही फल मिला है। अब मुझे गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। अरे सुनते हो कालू जी, अभी मैं रानो चिड़िया के घर से आ रही हूँ। उसका घर तो बाहर और अंदर से बहुत ठंडा हो गया है और एक हमारा घर देखो, बाहर और अंदर दोनों तरफ बहुत गर्मी है। अच्छा कोई बात नहीं, आज हम रानो के घर ही चलेंगे और उसके घर में आराम करेंगे। रानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपना घास का घर बनाया है। इसके बाद वो तुम्हें अपने घर में रहने देगी? फिर हम क्या करेंगे काली? मुझे एक तरकीब सूझी है कालू जी। अपनी सोच के अनुसार काली कवि रानो चिड़िया के पास जाती है और कहती है, अरे रानो, सर्वनाश हो गया। इतनी गर्मी में गर्म पानी पीकर कालू जी बेहोश हो गए हैं। तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा है। कुछ समय के लिए कालू जी को तुम्हारे घर में रहने की जगह मिल सकती है क्या? मेरी सहायता करो रानो। हाँ काली, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगी। चलो जल्दी से कालू भैया के पास चलते हैं। दोनों कालू के पास जाते हैं और उसे रानो चिड़िया के घर ले आते हैं। कालू भैया को जल्दी ही होश आ जाएगा
तब तक तुम भी यहीं रह सकती हो काली। मेरा घर बहुत छोटा है, पर इसमें 3 लोग आराम से रह सकते हैं। जब कालू भैया स्वस्थ हो जाएंगे तब तुम दोनों अपने घर चले जाना। हाँ रानो, जैसे ही कालू जी को होश आएगा हम दोनों वापस अपने घर चले जाएंगे। रात बीत गई और सुबह होती है। सुबह रानो चिड़िया काली कवि को उठाती है और कहती है, उठ जाओ काली, सुबह हो गई है, मुझे काम पर भी जाना है। रानो, अभी तक कालू जी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, तुम काम पर चली जाओ। जैसे ही इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आता है मैं इन्हें लेकर वापस अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है काली, मैं बाहर जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया अपने आम लेकर निकल जाती है। वही काली अपने बिस्तर पर लेटी हुई शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है वह कालू से कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी उठो, शाम हो गई है, रानो आती ही होगी, हमें अब अपने घर चलना चाहिए। काली की आवाज से कालू उठ के कहता है, क्या करती हो सुबह सुबह, आराम से सोने भी नहीं देती। सुबह नहीं शाम हो चुकी है कालू जी, रानो आती ही होगी। क्या हुआ, आ जाने दो रानो को, उसका घर है वो तो आएगी ही, पर आज से यह घर हमारा है और हम ही इस घर के मालिक हैं। शाम को रानो वापस अपने घर आती है और देखती है उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद है। लगता है कालू और काली कवि अभी भी घर के अंदर ही है और अपने घर नहीं गए हैं। काली, मैं हूँ, रानो, दरवाजा खोलो। कौन रानो? हम किसी रानो को नहीं जानते। तुम हमारे घर का दरवाजा क्यों पीट रही हो? काली, यह क्या कह रही हो? यह तुम्हारा नहीं मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। यह घर अब हमारा है, तुम चली जाओ अब यहाँ से। यह क्या कह रही हो काली? ऐसा मत कहो, ये मेरा घर है, मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। रानो बहुत आवाज लगाती है पर काली दरवाजा नहीं खोलती। मायूस मन से रानो अपने आम के पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। तभी उसे आवाज आती है, क्या हुआ रानो, तुम रो क्यों रही हो? कौन कौन बोल रहा है? मैं आम हूँ रानो, मैंने तुम्हें आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा, आज तुम रो रही हो, इसकी वजह मुझे बताओ। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे साथ छल हुआ है। कल मैंने कालू भैया और काली को अपने घर में जगह दी, आज उन्होंने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। इतनी सहायता के बाद भी उन्होंने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तुम फिक्र मत करो रानो, तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगी। तुम तो एक पेड़ की छोटी सी टहनी पर लगे एक फल हो, तुम मेरी इस विपदा में कैसे मदद कर सकते हो? मैं कोई साधारण आम का फल नहीं हूँ, मैं एक जादुई आम का फल हूँ। आज से तुम मेरे बनाए आम घर में रहोगी। आम घर? यह क्या है? कुछ ही पलों में रानो के सामने एक जादुई आम घर आ जाता है। यह लो रानो, एक आम का घर, आज से तुम इस घर में रह सकती हो। यहाँ तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस घर में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यह घर हर तरह से सुरक्षित है। तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत सेवा की है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकी। इस तरह रानो चिड़िया आम की बातों पर गौर करके उसके कहे अनुसार आम घर में रहने लगी। हर रोज की तरह रानो चिड़िया आम के फलों को तोड़कर जंगल में बेचती। एक दिन कालू और काली कवि की नजर रानो चिड़िया पर जाती है, जो एक बड़े से आम घर में रह रही थी। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ काली कवि, मैं भी वही देख रहा हूँ। मैंने आज तक इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा। मुझे ये आम घर चाहिए, चाहे इसके बदले हमें कुछ भी करना पड़े। रानो का ये घर भी हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसके लिए मुझे एक बहुत अच्छा उपाय सूझा है। रानो, दरवाजा खोलो। मेरा घास का घर हथियाकर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो अब यहाँ भी आ गए। चले जाओ यहाँ से। अरे रानो, तुम तो इतनी सी बात पर नाराज होकर बैठी हो। हम तो तुम्हें एक खबर देने आए थे। बुलबुल कई दिनों से बीमार है,
वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है और वह तुम्हें याद कर रही है। सोचा तुम्हें बता दूं। इससे पहले कि वह भगवान को प्यारी हो जाए तुम्हें उससे जाकर मिल लेना चाहिए। क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं बुलबुल से मिलकर आई थी। तब बुलबुल ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं रानो से मिलूं। सोचा तुम्हें बता दूं। यह सुनकर रानो वहां से उड़ जाती है और बुलबुल के पास पहुंच जाती है। बेवकूफ रानो, फिर से हमारे जाल में फंस गई। चलो कालू जी इस आम के घर में। बुलबुल, अब तुम कैसी हो? हाँ रानो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे? काली ने तो मुझे बताया था कि बुलबुल बहुत बीमार है, पर यह तो ठीक है। कुछ नहीं बुलबुल, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हारे हाल चाल पूछ लूँ। अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। तुम दोनों ने फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाकर मेरे इस घर पर भी कब्जा कर लिया है। बाहर निकलो मेरे घर से। नहीं, आज से यह हमारा घर है। तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है। तुम दोनों ने पहले भी मेरा घर मुझसे छीन लिया। इस बार मैं मेरा घर तुम्हें नहीं दूंगी। यह सब दूर बैठा आम देख रहा था। उसने अपनी जादुई शक्तियों से कालू और काली कवि को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। काली, तुमने अपने पति को धक्का मारा? तुम्हें शर्म नहीं आई? आए मेरी कमर। कालू जी, मैंने आपको धक्का नहीं मारा। लगता है हम दोनों को किसी भूत ने धक्का मारा है। जल्दी यहाँ से निकलो। रानो ने अपने घर में हमें भगाने के लिए भूत रखा है। जल्दी भागो। इसके बाद से कालू और काली कवि कभी रानो को परेशान नहीं करते और रानो हर दिन की तरह जंगल में आम बेचने जाया करती और आम घर में रहकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।